जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपना टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण के अंतर्गत पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकीय जो उत्पादकता है उसके बारे में बात करेंगे। चले, पारिस्थितिकी जो आपकी उत्पादकता होती है वो क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके प्राथमिक उत्पादकों जैसे पादप हो गए, उनके द्वारा प्रति इकाई समय प्रति इकाई आपके सतह पर संग्रहित जो कुल जैव भार पारिस्थितिकी उत्पादकता कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि आपके जो प्राथमिक उत्पादों द्वारा यानी कि पादप हो गए, उन पादपों के द्वारा जो प्रति इकाई है, ठीक है ना, प्रति इकाई के द्वारा प्रति इकाई जो समय है, इस प्रति इकाई समय प्रति इकाई सतह पर प्रति इकाई समय पर प्रति इकाई आपके सतह पर संग्रहित जो आपके कुल पारिस जो संग्रहित जैव भार है उसे पारिस्थितिकी आपकी उत्पादकता कहते हैं। पारिस्थितिकी उत्पादकता का मूल स्रोत तो रहता है सूर्य। सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है ये रहती है मूल स्रोत आपके। शुद्ध प्राथमिक आपकी उत्पादकता इज इक्वल टू सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस आपके पादपों के द्वारा श्वसन से नष्ट ऊर्जा की मात्रा। तो प्राथमिक आपके सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस पादपों के द्वारा शोषण से नष्ट ऊर्जा की मात्रा इज इक्वल टू क्या होगी, शुद्ध प्राथमिक आपके उत्पादकता रहेगी। यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता में से जो पादपों के द्वारा शोषण से आपके नष्ट ऊर्जा है उसकी मात्रा निकालेंगे तो ये निकलेगी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। बायोमास के बारे में बात करते हैं। देखो, बायोमास किसी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के जो जीवित पदार्थ हैं के सकल आपके शुष्क भार को, जो सकल शुष्क भार है उसको आपके बायोमास कहते हैं। जल को छोड़कर कुल कार्बनिक आपके पदार्थों के भार को शुष्क भार कहते हैं। तो जल को छोड़ दो और जो आपके कुल कार्बनिक पदार्थ होगा उसके भार को क्या कहेंगे, शुष्क भार कहेंगे। क्या कहेंगे, शुष्क भार कहेंगे। बायोमास में वृद्धि की दर उत्पादकता कहलाती है। जो बायोमास है, इस बायोमास में जो वृद्धि है, वृद्धि की दर है, इसे आपकी उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। बायोमास में आपकी वृद्धि की दर को उत्पादकता कहेंगे। उत्पादकता अलग अलग पारितंत्र में आपके अलग अलग होती हैं, ऑब्वियसली बात है। जलोढ़ मैदान, उसमें आपके उष्ण कटिबंधीय वन, प्रवाल आदि अधिक उत्पादकता, हिम के क्षेत्र और मरुस्थल आपकी कम उत्पादकता वाले पारितंत्र होते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में पदार्थों और ऊर्जा के हस्तांतरण का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यानी कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें एक जीव से दूसरे जीव में आपके भोजन के रूप में पदार्थों और जो ऊर्जा के हस्तांतरण है, ये हस्तांतरण का जो क्रम है ये खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण स्वरूप घास के आपको टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, और इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। अब देखो, प्रकार में देखें तो चारण खाद्य आपकी श्रृंखला में घास है, घास को खाएगा टिड्डा, ठीक है ना, चराई के हिसाब से देख रहे हैं तो खाद्य श्रृंखला में घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेंढक, मेंढक को खा लेगा सांप। ठीक, अब अपन बात करें किसकी, अब अपन बात करते हैं भाई अपर्दन खाद्य श्रृंखला की। अपर्दन खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें क्या है, अपर्द खाद्य श्रृंखला में घास है, घास को खाएगा कीट, कीट क्या है, मांसाहारी, कीट को क्या है, मांसाहारी खा लेगा कोई, कीट को मांसाहारी खा लेगा, ठीक है ना। अपर्द खाद्य श्रृंखला रहेगी। यहाँ पर देख सकते हो ये भी तो घास वगैरह पेड़ पौधे में यहाँ पर हिरण खा रहा है, हिरण को यहाँ पर चीता या शेर खा लेगा, ठीक है। ठीक इस प्रकार से ये घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को आपके सांप, सांप को खा लेगा बाज। इसी प्रकार के ये क्रम चलते रहते हैं। खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल का मामला बताऊं आपको तो खाद्य जाल देखो विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। बहुत सारी जो हमने बात करी खाद्य श्रृंखलाएं ये मिलकर आपके खाद्य जाल बनाती हैं। सामान्यतः प्रत्येक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, और एक सीधी खाद्य श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य खाद्य संबंधी आपके खाद्य संबंधी क्या शाखान्वित होते हैं और शाखान्वित श्रृंखला का एक जाल आपके बनाते हैं, इसे खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कभी इस घास को है तो इसका तो आपके टिड्डा भी खा सकता है, और कोई दूसरा अन्य आपके जैसे कि जानवर भी हो गया वो भी खा सकता है। तो इनका एक जाल सा घुस जाता है, इसको वो खा रहा है, इसको वो खा रहा है, एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग खा रहे हैं, ठीक है ना, बकरी भी खा रही है,
ठीक है ना, भेड़ भी खा रही हैं, ऐसे मामला भाई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी, आपकी जो पिरामिड है ये इंपॉर्टेंट बनता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न आपके पोषण स्तरों की संख्या होती है। विभिन्न पोषण स्तरों की संख्या होती है। जीव भार यानी कि बायोमास तथा आपकी ऊर्जा के आलेखित निरूपण है को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों की संख्या, जीव भार यानी कि बायोमास और ऊर्जा के आलेख की आपके निरूपण को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। क्रमिक रूप से उच्च पोषण स्तरों की ओर जाने पर आपके प्रजातियों की संख्या, बायोमास और ऊर्जा में बदलाव होता है, उसे पिरामिड के रूप में आपके दर्शाया जाता है। संख्या के हिसाब से संख्या पिरामिड में सभी पिरामिड सीधे होते हैं, केवल वृक्ष का उल्टा होता है। तो संख्या के जो भी पिरामिड होते हैं संख्या के दृष्टिकोण से, तो सारे के सारे पिरामिड है ये कि आपके सीधे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वृक्ष का है ये आपके पिरामिड उल्टा होता है। बायोमास पिरामिड में सभी पिरामिड सीधे होते हैं, केवल सागर का आपके उल्टा होता है। तो बायोमास के हिसाब से बात करें, भार के हिसाब से, तो आपके पिरामिड में सभी पिरामिड होते हैं सीधे, लेकिन इसमें आपकी क्या है, केवल और केवल क्या है, आपके सागर का पिरामिड है वो उल्टा होगा। तो ये मामला बायोमास में सागर का उल्टा हो जाएगा, संख्या में आपके पेड़ का उल्टा हो जाएगा। और ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधा होंगे, ऊर्जा के पिरामिड है वो सदैव सीधे होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पारिस्थितिकी पिरामिड के अंतर्गत बात करते हैं संख्या के पिरामिड में सीधे इस प्रकार से हो जाएंगे, जैसे कि देखिएगा संख्या के हिसाब से यहाँ पर सीधा देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा बेस आप देख पा रहे हो किस चीज़ का है, घास का है, तो घास सबसे ज़्यादा होती है संख्या में। फिर आपके इंसेक्ट उससे भी थोड़े कम होंगे, घास को खाने वाले। फिर आपको इंसेक्ट को खाने वाले चूहे हो जाएंगे, वो थोड़े कम होंगे, तो यहाँ पर संख्या देखो कम बढ़ती जा रही है। चूहों को खाने वाले सांप कम होंगे, ठीक है ना, चूहों की अपेक्षा। तो ऐसे आपके सीधा मामला बैठेगा। लेकिन वृक्ष है, इस वृक्ष का आपकी क्या है, उल्टा बैठेगा, क्योंकि वृक्ष एक होगा, ठीक है। इस पे बैठने वाले आपकी चिड़िया ज़्यादा होगी, चिड़िया से भी ज़्यादा उसके ऊपर चिड़ियाओं पे बैठने वाली जूं ज़्यादा होगी, ठीक सब। ये मामला है आपके संख्या पिरामिड का। ये देख लो, पेड़ हो गए शाकाहारी परजीवी, मैंने अभी बात कर दी। बायोमास पिरामिड के बारे में बात करते हैं। तो बायोमास पिरामिड में आपकी सीधा पिरामिड बनता है, ये लो। इसमें देखो वन के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। और फिर अपन बात करेंगे इसके बाद में पेड़ पौधे पर रहने वाले आपकी गाय और आपकी बकरी है, ये का थोड़ी संख्या कम होगी पेड़ पौधे से। उसके बाद अपन बात करें प्राइमरी जो प्रेडिक्टर होते हैं ये उससे भी थोड़े कम होंगे। फिर सेकेंडरी आ जाएंगे, द्वितीयक आपके उत्पादक उपभोक्ता। तो ये सीधा बन जाएगा। उल्टा किसका बनेगा, सागर का बनेगा। तो सागर में क्या है, स्मॉल फिश रहती है अपने, ये कम। फिर उसके बाद में प्राथमिक आपके प्रेडेटर हो जाएंगे, फिर सेकेंडरी हो जाएंगे, ये आपके मामला रहेगा। तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा है उसमें। ऊर्जा के हमेशा ध्यान रखना, सीधा बनेगा। और जो नीचे नीचे बेस वाले देख रहे हो ये प्राइमरी होंगे, और प्राइमरी सबसे ज़्यादा हैं। फिर आपके धीरे धीरे कम होते जाएगा, और लास्ट में आपके टॉप वाले रहेगा प्रोड्यूसर, ठीक है ना। जो प्रोड्यूसर है 0.1% रहेगा। चले जैविक अन्योन्य आपकी क्रिया देखते हैं। तो जैविक अन्योन्य क्रिया जीवों के मध्य भोजन, आवास और सुरक्षा हेतु आपके संबंध के रूप में परिभाषित की जाती हैं। एक जीव दूसरे जीव को आपके विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। एक जीव क्या है, दूसरे जीव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है, ये बात आपको ख्याल रखनी है, ठीक है ना। तो जैविक अन्योन्य क्रिया जीवों के मध्य भोजन, आवास, सुरक्षा हेतु आपके संबंध के रूप में परिभाषित की जाती हैं, और एक जीव दूसरे जीव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे विभिन्न अन्योन्य क्रियाएं देखें तो असहजीविता यानी कि प्रथम जीव पर होती है हानि और दूसरे होता है अप्रभावित, उदाहरणतः आपके कवक और बैक्टीरिया। तो आपके क्या ये असहजीविता है, यानी कि प्रथम जीव पर तो होगी हानि जब भी आपके दूसरे वाले आ जाएंगे जीव, यानी कि वो तो अप्रभावित रहेंगे लेकिन पहले वाले को प्रभावित करेंगे, जैसे कवक और बैक्टीरिया हो गया। सहजीवी हैं तो सहजीवी दोनों ही लाभ में रहते हैं, अंत्यक्रिया जब करते हैं दोनों ही लाभ में रहते हैं। जैसे कि प्रवाल और आपके जुंजेथिली है, तो ये आप में आते हैं, दोनों प्रथम जीव पर भी प्रभाव नहीं छोड़ते, दूसरे पर नहीं, दोनों अपने लाभान्वित होते हैं। ये सहजीविता हो गई। सहयोजिता में पहले वाला लाभ लेता है प्रथम जीव तो, और दूसरा है वो अप्रभावित रहता है।
तो ये क्या सहयोजिता है, ठीक है ना। तो ये आपके सार्क और चूसक जो मछली है ये इसके अंतर्गत आपके रहने वाले हैं। स्पर्धा के अंतर्गत देखिए, स्पर्धा में आपके पहले वाले को भी हानि होगी, दूसरे वाले को भी हानि होगी। जिसमें चूहे हेतु सांप और वह बिल्ली के मध्य स्पर्धा होगी। एक चूहा चूहे के लिए सांप और बिल्ली के मध्य स्पर्धा होगी तो दोनों चोटिल होंगे, लड़ेंगे आपस में, ठीक है ना। चूहा भाग जाएगा। परभक्षक में पहले को तो होती है लाभ और दूसरे को होती है हानि, ठीक है ना। परभक्षक होता है, परभक्षक आपके पहले वाले को लाभ होता है, दूसरे वाले को हानि होती है, जैसे शेर और हिरण, ठीक है ना। तो परभक्षक में पहले वाले को लाभ, दूसरे वाले को हानि। पर जीविता में पहले वाले को लाभ और दूसरे वाले को हानि होती। तटस्था में दोनों ही प्रभावित रहते हैं। तो ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी की दक्षता के बारे में बात करते हैं। पूर्व आपके पोषक स्तर पर उपलब्ध जैव भार की मात्रा का उच्च पोषण स्तर पर जैव भार की प्रतिशत उपलब्धता पारिस्थितिकी की दक्षता कहलाती है। पूर्व पोषक स्तर है, पूर्व जो आपके पोषण स्तर हैं पर उपलब्ध जैव भार की मात्रा का उच्च स्तर पर आपके जैव भार के प्रतिशत उपलब्धता पारिस्थितिकी की दक्षता कहलाती है। पारिस्थितिकी की दक्षता इज इक्वल टू आपके किसी पोषण स्तर पर आपकी ऊर्जा बटा पूर्व पोषण स्तर पर आपकी ऊर्जा इंटू 100 करेंगे। तो किसी पोषण स्तर पर ऊर्जा और पूर्व पोषण पर आपकी क्या है स्तर पर आपकी ऊर्जा, यहाँ पर आपका डिवाइडेशन होगा तो क्या निकलेगी, पारिस्थितिकी आपकी दक्षता निकल जाएगी। जैव संचयन के बारे में बात करें तो जैव संचयन में किसी प्रदूषक की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के किसी निश्चित पोषण स्तर पर समय के साथ बढ़ती जाती हैं और ये प्रदूषक आपके अनिम्नीकृत होते हैं। इसके अंतर्गत की दर निष्कासन की दर से आपके अधिक होते हैं, उदाहरण आपके DDT और भारी धातुएं। तो जैव संचयन है, बायो आपके एकोमोडेशन है, पता नहीं सही है गलत है। जैव संचयन के किसी प्रदूषक है, कोई जैव संचयन में किसी प्रदूषक को भाई सांद्रता और खाद्य श्रृंखला के किसी निश्चित पोषण स्तर पर समय के साथ बढ़ती जाती है तो ये प्रदूषक अनिम्नीकृत होते हैं। क्या होते हैं, अनिम्नीकृत होते हैं। और इनके जो अंतर्ग्रहण है की दर और निष्कासन की दर से क्या है अधिक होती है, उदाहरण DDT। जैव आवर्धन के बारे में बात करें तो इसका तात्पर्य प्रदूषकों की ऐसी प्रकृति से है जिसकी सांद्रता उच्च पोषण स्तर पर आपके जाने पर लगातार बढ़ती है। और जैव आवर्धन है तो आपके प्रदूषकों में दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, वसा में आपके विलयशीलता और सक्रियता के जैसे गुण होने चाहिए। तो जैव आवर्धन है तो आपके प्रदूषकों में दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता होनी चाहिए, वसा में विलयशीलता होनी चाहिए, सक्रियता जैसे गुण होने चाहिए, तभी जाकर वो क्या होंगे। तो जैव आवर्धन से समझे भाई कि जैव आवर्धन का तात्पर्य है प्रदूषकों की ऐसी प्रकृति से है जिसकी उनकी सांद्रता उच्च पोषण स्तरों पर जाने पर लगातार बढ़ती हैं। और जैव आवर्धन हेतु आपके प्रदूषकों में दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, वसा में विलयशीलता और आपके सक्रियता जैसे गुण होने चाहिए। यहाँ पर ये देखो, जैव संचयन और आपके जैव आवर्धन, ये संचयन हो जाएगा और ये आवर्धन, ठीक है। आवर्धन देखो ये आपके पत्तियाँ वगैरह हो गई, जैसे टिड्डा खाएगा, टिड्डों को यहाँ पर दो, जैसे कि अलग आपके प्रमुख रूप से चिड़िया खाई तो चिड़ियाओं को आपके प्रमुख रूप से बाज ने खा लिया, यानी कि बड़े ने खा लिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये हो गया आपकी क्या हुआ, ये हुआ आपकी जैव आवर्धन। अब संचयन का क्या है, ये ऊर्जा संचय करी, फिर यहाँ से बढ़कर इसने और ज़्यादा करी, इससे बढ़कर इसने और ज़्यादा करी और अंततः आपके टाइम के साथ साथ में आपकी क्या है, इसने और भी ज़्यादा कर ली। जैव रसायन आपकी बात करते हैं या पोषण चक्र के बारे में। सभी लघु या दीर्घ पोषण तत्व लगातार विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों में गतिशील रहते हैं और एक चक्र को पूरा करते हैं जिसे आपके जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। पोषण तत्व और रसायनों की आपकी मात्रा निश्चित होती है तथा वे विभिन्न रूपों में आपके परिवर्तित होते हुए एक चक्र को पूरा करते हैं। तो जैव रसायन या फिर आपके पोषण चक्र के बारे में बात करते हैं तो सभी लघु और वे आपके दीर्घ पोषक जो तत्व हैं ये लगातार विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों में गतिशील रहते हैं, ठीक है ना।
तो लघु और दीर्घ जो पोषक तत्व हैं लगातार विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों में गतिशील रहते हैं और एक चक्र को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? एक सर्कल को पूरा करते हैं। और जैव आपके भू रसायन चक्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। और पोषक तत्व व रसायन अब रसायनों की में मात्रा निश्चित होती है, ठीक है ना, और वे विभिन्न रूपों में आपके क्या है परिवर्तित, वे आपके जो चक्र हैं उन चक्रों को पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये गैसीय चक्र हो गया, ये अवसादी चक्र हो गया। तो गैसीय में वाटर आपकी साइकिल हो गया, और एक आपके नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, जैसे में ऑक्सीजन साइकिल हो गया। तो देखो नदी जाकर सागर में गिरी, सागर से बादल बने, बादल वापस नदी में गिरे, नदी में जाकर सागर, सागर से बादल। तो ये आपके चक्रवात वाटर साइकिल, ठीक है ना। यानी कि सभी लघु और दीर्घ जो पोषक तत्व लगातार विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों में गतिशील रहते हैं और एक चक्र को पूरा करते हैं, जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। पोषक तत्व व रसायनों की मात्रा निश्चित होती है और विभिन्न रूपों में आपके परिवर्तित होते हुए एक चक्र को पूरा करते हैं। जैसे कि अब आपके नाइट्रोजन है, तो ये अमोनियम में आपके बदली, फिर नाइट्रेट में बदली, फिर नाइट्रोजन में बदली, ठीक है ना। अब जैसे कि कार्बन साइकिल है, तो कार्बन साइकिल भी आपके देख लो, फ्यूल है, इस फ्यूल में आपके बात करें दहन होता है, तो एटमॉस्फेरिक आपके CO2 बनती है, CO2 जाती है प्लानेट, जो प्लानेट पे जाती है, प्लानेट में आपके एनिमल भी यूज़ करते हैं, और फिर आपके फॉसिल फ्यूल बनता है इससे भी, ठीक है ना। ऑक्सीजन साइकिल देख लो, जिसमें आपकी रेस्पिरेशनल आपके फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, जिससे वायुमंडल में जाता है, और प्लानेट भी आपकी क्या, प्लानेट में भी वायुमंडल में संबंध रहता है दोनों से। जल चक्र के बारे में बात करते हैं। समस्त जीवों के भार 80% जल का होता है। तो समस्त जीव है उनमें 80% भार होता है जल का। जल का प्राकृतिक भंडार समुद्र, नदियाँ, झील, बर्फ और पेड़ पौधों में संरचित है। इन प्राकृतिक भंडारों से जल का वाष्पोत्सर्जन द्वारा आपके जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल से बादल बनकर वर्षा के साथ में जल वापस धरातल पर आ जाता है। नाइट्रोजन चक्र देखो, नाइट्रोजन चक्र में आपकी क्या है स्रोत, वायुमंडल में उपस्थित आणविक नाइट्रोजन। आणविक नाइट्रोजन को सीधा पादपों और जीवों द्वारा आपके ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो क्या करेगी, प्राकृतिक रूप से जो नाइट्रोजन चट्टानों में नहीं पाया जाता है, जिससे आपके मृदा में आपके नाइट्रोजन की कमी होती है। मृदा में संपूर्ण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण लाखों सालों में हुआ है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकरण की क्रिया से सूक्ष्म जीवों द्वारा आपके ग्रहण किया जाता है। तो नाइट्रोजन को सीधा काम नहीं लेकर आपको नाइट्रोजन यौगिकरण की क्रिया से सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपके फिक्सेशन कहते हैं। सूक्ष्म जीव में आपके जैसे कि एजोटोबैक्टर, एनाबिना और साथ में राजोबियम आदि आपके रहने वाले हैं। सूक्ष्म जीव जिसमें आपकी क्या है एजोटोबैक्टर, एनाबिना और राइजोबियम आदि आपके रहने वाले हैं। सूक्ष्म जीव आणविक नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन में बदलता है। तो सूक्ष्म जीव है आणविक नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन में बदलता है। बाद में ये जीव आपकी क्या है नाइट्रोजेनस एंजाइम की सहायता से आपकी जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं और अमोनीकरण कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव आणविक नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन में बदलता है। बाद में ये जीव नाइट्रोजेनस एंजाइम की सहायता से जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर अमोनीकरण कहते हैं। जिसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद सूक्ष्म जीव शेष नाइट्रोजन को मृदा में छोड़ देते हैं और अमोनिया को नाइट्रीकरण से नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तन किया जाता है और पादप नाइट्रोजन को आपके क्या है नाइट्राइट के रूप में अधिकरण करते हैं। तो अमोनिया को नाइट्रीकरण से नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा आपके नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन में परिवर्तन किया जाता है। पादप नाइट्रोजन को आपके नाइट्राइट के रूप में अधिकरण करते हैं। अंततः नाइट्रोजन को नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तन कर दिया जाता है, जो वर्षा बादलों के द्वारा मिट्टी में वापस पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके क्रियाक्रम रहने वाला है। वायुमंडल में उपस्थित आणविक नाइट्रोजन होता है। आणविक नाइट्रोजन को सीधा पादपों द्वारा या जीवों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है।
प्राकृतिक रूप से आपके नाइट्रोजन चट्टानों में नहीं पाया जाता है, जिससे आपकी मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है। मृदा में संपूर्ण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण लाखों सालों में होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आपके नाइट्रोजन यौगीकरण की क्रिया से सूक्ष्म जीवों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। सूक्ष्म जीव जिसमें आपके एजोटोबैक्टर, एनाबिना, राइजोबियम आदि रहते हैं। सूक्ष्म जीव आणविक नाइट्रोजन को जैविक नाइट्रोजन में बदलते हैं। बाद में ये जीव नाइट्रोजेनस एंजाइम की सहायता से जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, जिसे अमोनीकरण कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद सूक्ष्म जीव आपके शेष नाइट्रोजन को मृदा में छोड़ देते हैं। अमोनिया को नाइट्रीकरण से नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तन किया जाता है, जिसे पादप नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में अधिग्रहण करते हैं। अंततः नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तन किया जाता है, जो वर्षा बादलों द्वारा मिट्टी में आपके क्या है आपस में वापस आपके पहुंचाया जाता है। कार्बन चक्र के बारे में बात करें तो जीवों के शुष्क भार का 49% आपके कार्बन होता है। शुष्क भार का 49% कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन का भंडार जीवाश्म ईंधन है। तो कार्बन का भंडार क्या जीवाश्म ईंधन है। वातावरण में कार्बन जीवाश्म ईंधनों में दहन, श्वसन प्रक्रिया और अपघटन द्वारा पहुंचाया जाता है। तो वातावरण में कार्बन जीवाश्म ईंधनों के दहन, श्वसन प्रक्रिया और अपघटन द्वारा पहुंचाया जाता है। वातावरण की कार्बन वापस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से आपके ग्रहण कर ली जाती है, ठीक है ना। हरे पौधे और आपके क्या हैं जैव पदार्थ बनाते हैं, अपघटन होता है जिससे, और श्वसन से आपके वायुमंडलीय CO2 लेते हैं। तो ये चक्कर देखो, यहाँ पर हरे पौधे हैं जैव पदार्थ बनाते हैं, फिर खाने से या जीवाश्मीकरण से क्या जंतु या उत्कों में जाते हैं, और जीवाश्म ईंधन, गैस, पेट्रोलियम आपके जो कोयला वगैरह हैं उनके दहन होता है, उनका श्वसन से, उनके अपघटन से आपके वायुमंडलीय CO2 बनती है, फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे वापस में काम में लेते हैं। तो ये चक्र आपके चलता है, ये कार्बन चक्र कहते हैं। ऑक्सीजन चक्र देखें तो ऑक्सीजन का निर्माण पादपों और आपके पादप पलकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। तो पादप हैं और पादप पलक हैं, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपके ऑक्सीजन का निर्माण होता है। वातावरणीय आपके ऑक्सीजन का ग्रहण पादपों व आपके जीव जंतुओं द्वारा श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है। तो वातावरणीय जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का ग्रहण है, ये पादपों और आपके जीव जंतुओं द्वारा श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है। ईंधन दहन से भी आपकी वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2 की आपकी खपत होती है, ठीक है ना। और अवसादी चक्र देखें तो फॉस्फोरस चक्र में आपके फॉस्फोरस कवच, अस्थियां, दांत आदि के निर्माण में आपकी आवश्यकता होती है। फॉस्फोरस चक्र में फॉस्फोरस कवच, अस्थियां और आपके दांत आदि के निर्माण में आवश्यकता होती है। प्राकृतिक भंडार चट्टानों में भी आपके ठीक है ना, क्या प्राकृतिक भंडार चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों के सिरे से ये मृदा में और मृदा से ये पादपों में और पादपों से आपके जीवों में पहुंचता है। अंततः पादपों और जीवों के विघटन से ये वापस मृदा में चला जाता है। क्या है, पादपों और जीवों के विघटन से ये वापस मृदा में चला जाता है, और ये आपकी क्या है फॉस्फोरस का चक्र रहता है। रोक से आता है सॉइल पे, सॉइल से जाता है प्लांट्स पे, सॉरी प्लानट का बोला है क्या मैंने, प्लांट्स पे, प्लांट्स के बाद में एनिमल में, एनिमल से आपके वापस आपके डिकम्पोजिशन होकर सॉइल में चला जाता है। सल्फर चक्र के बारे में बात करें तो ये एक गैसीय और अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। तो ये क्या गैसीय और अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। इसका भंडार जीवाश्म ईंधन और चट्टानें और ज्वालामुखी उद्गार हैं, ठीक है ना। सल्फर भंडार से निकलकर आपके वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडलीय सल्फर आपके वर्षा के साथ आपस में वापस आपके क्या धरातल पर पहुंच जाता है। देखो बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र का बनता है। तो बायोमास के बारे में बात कर रहा है समुद्र का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित आपके पिरामिड देखा गया है। जैव भार का प्रतिलोमित, जैव भार का बोल रहा है तो प्रतिलोमित किसका होगा, आपके प्रमुख रूप से तालाब का होगा। किस एक आहार आपके भार बोला है तो ये संख्या बोला तो पेड़। किस एक आहार फसल पर आपके क्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम आहार फसल, मूषक, आपके सर्प और बाज। एक आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकता सांद्रता निम्न में से किसकी होगी, आहार फसल, सर्प या बाज की। तो आपके प्रमुख रूप से पूछे क्या है कि अधिकतम सांद्रता निम्न में से किस संचित की होगी, तो ये बाज की होगी। तो आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता किसकी होगी, बाज की होगी। आपके पारित तंत्र की घटित उत्पादकता के क्रम में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। पारित तंत्रों की उत्पादकता के क्रम में
सही आपकी घटती उत्पादकता है, तो देखो उत्पादकता कहाँ पर जाके घटेगी, मैंग्रोव से घास स्थल, घास स्थल से झील, झील से महासागर, ठीक है ना। ये आपके अनुक्रम सही रहेगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होगा, तो जीव भार का बोल रहे हैं तो भार के हिसाब से आपके तालाब का रहने वाला है। खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है, मांस भी खाता है और आपके शाकाहार भी खाता है। निम्न में से किसकी औसत आपकी शुद्ध प्राथमिकता उत्पादक सबसे कम है, शुद्ध आपकी प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो वो रहने वाला है शीतोष्ण आपकी कटिबंधीय घास प्रदेश है, इसकी आपकी क्या है प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। पारिस्थितिकीय विकास में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ऑब्वियसली। जिस रूप में आपके पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो होता है आपकी नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, सीधे नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं। विचार करना है कि उपरोक्त क्रियाएं आपके कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, तो श्वसन, जैव पदार्थों का अपचयन और ज्वालामुखी क्रिया, ये हमें अभी देखा था, ठीक है ना। ये क्या करती है आपकी कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो सबसे ज़्यादा आपके जल चक्र में सौर विकिरण की भूमिका देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक था अपना मामला। अगले में हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।